Welcome everyone, welcome to the Physics Lover Aman Kumar team and welcome to the 12th class series। हम लोगों ने अब तक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरे लेक्चर कवर अप कर चुके हैं जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए था। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी से इसे बोलते हैं विद्युत विभव और संधारिता। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी विद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो टर्म्स है हमारे पास, और भी चीजें जो होंगी, पोटेंशियल एनर्जी, छोटी छोटी टर्म्स जो होंगी हमारे पास पोटेंशियल से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। इसकी डेफिनेशन जो होगी, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती क्या है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले लिख रहा हूं, इसके बाद आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि द अमाउंट ऑफ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, मैं हिंदी से ही बोलूंगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to any point is called electric potential। यानी कि विद्युत विभव क्या होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि किसी भी धनात्मक आवेश को जब अनंत से लाते हैं किसी बिंदु पर, तो उस तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या कहलाता है हमारे पास? किसी भी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाते समय जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव बोलते हैं। इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए पॉइंट है, ठीक है, समझना जरा ध्यान से। हमारे पास एक ए पॉइंट है और यहां पर से हमने क्या किया, इनफाइनाइट से यानी अनंत से हमने क्या किया कि हमने पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप सभी लोग बच्चे जानते भी हैं कि इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब हम अनंत से किसी पॉइंट तक लाते हैं किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं हम, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी कि अनंत से किसी आवेश को, किसी धनात्मक आवेश जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम्ब होगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, लाने पे जो कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है इसका ये होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है हमारे पास W बाय क्यू नॉट बोल सकते हो। ये हमारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर Q की वैल्यू देखो, Q की वैल्यू अगर 1 कर दोगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क के बराबर। याद कर लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है बच्चों, वो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी कोई भी दिशा क्या नहीं होती है, इसका केवल और केवल क्या होता है? मान होता है। अब आप लोगों ने ये देख लिया कि V बराबर W अपॉन Q आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि भैया इसकी जो डेफिनेशन देखा हमने, अब भैया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह बता दीजिए, क्योंकि पेपर में तो वो भी आता है। तो चलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला जो आया है वो क्या आया है, बताओ जरा ध्यान से। VA बराबर हमारे पास क्या आया था? W बाय क्यों? अब W जो होता है वो वर्क होता है। वर्क की यानी कार्य की SI यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी, जूल होती है। क्या होती है? जूल। और इसकी जो Q जो है हमारे पास क्या है? कूलॉम्ब है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल आ गया उसको हम जूल पर कूलॉम्ब बोलते हैं। और इसकी जो SI यूनिट होती है उसको अपन बोल सकते हैं वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? SI यूनिट
वोल्ट बोल सकते हैं। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है उसे हम बोल सकते हैं स्टैट वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? स्टैट वोल्ट। तो आपको एसआई यूनिट भी याद रखना है और सीजीएस यूनिट भी याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसकी बात कर रहे हैं अपन अब? डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमेय सूत्र की बात करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको निकालना आना भी चाहिए और इसके बहुत आसान सवाल भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क को आप जब 11वीं कक्षा में पढ़ाई किए होंगे या फिर 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो 9वीं कक्षा में भी पढ़ाया जाता है कि जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अब फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ। देखो, वर्क मतलब कार्य, फोर्स मतलब होता है बल, बल गुणे विस्थापन। इसको हिंदी से क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो अगर हमें कार्य निकालना होता है तो बल गुणे क्या होता है? विस्थापन होता है। और अगर बल का निकालना होता है तो हमारे पास क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो पता होगा ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि जो मास है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? एक्सेलरेशन यानी त्वरण से। और डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास था ही सही। तो अगर हम वर्क का लिखेंगे, वर्क का, तो इसको अगर हम mlt के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लोगों को पता है मास के लिए हम 1 लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अब टाइम, अच्छा एक बात बताओ, पहले इसको इस तरह लिख लेते चलिए। तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ जरा ध्यान से? केजी। और एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिसको नहीं पता है वो 11वीं कक्षा पढ़े पहले कि हमारे पास त्वरण जो होता है उसको जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो उससे हमने निकाल लिया मीटर पर सेकंड हो गए। और इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी किस में होता है हमारे पास? मीटर में। तो यहां से हमारे पास mlt के फॉर्म में आ जाएगा। केजी की 1 है, मीटर में हमारे पास लंबाई 2 है तो 2, और सेकंड हमारे पास 2 है नीचे साइड, तो ऊपर आएगा तो -2। ये हमारे पास वर्क का आ गया। तो वर्क का लिख दिया हमने L²T-2। और चार्ज का आप सब लोगों को पता है Q = IT होता है। इसको हम अगर लिखते हैं तो AT लिखते हैं, I का एम्पियर और T का वो। तो नीचे साइड हमारे पास A⁻1 T⁻1। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो M⁻1 L का स्क्वायर और A⁻1 और T का -2 ऑलरेडी था और इसका माइनस आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? VA का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। आई होप आप सभी लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और उसका जो विमेय सूत्र हमने निकाला है वो चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे हम, तो बढ़ते समय हम ये जानना चाहते हैं भैया थोड़ी सी और कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए हमारा। ये बता दीजिए कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव क्या होते हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? चलो वो देखते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव होने का अर्थ है कि जो विभव होगा वो कैसा होगा? हमारा पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा। तो उसके लिए देखिए, आप 11वीं क्लास में आपको बताया जाता है कि जो वर्क होता है, अगर वर्क का साइन पॉजिटिव है तो जो पोटेंशियल होता है एनर्जी बोल सकते हो जो भी, तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी साइन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, अब हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, हम इनफाइनाइट से क्या ला रहे थे? एक पॉजिटिव चार्ज को ला रहे थे। क्या ला रहे थे? पॉजिटिव चार्ज को। और ए पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल पूछ रहे थे, तो वहां से यहां तक लाने में जो वर्क था उसी को हम बोल रहे थे क्या? उसी को हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि जो वहां से यहां तक लाने में जो कार्य हो रहा था उसी को हम क्या बोल रहे थे? पोटेंशियल बोल रहे थे, विभव बोल रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब मान लो मैं किसी चार्ज को ला रहा हूं, क्यू चार्ज को ला रहा हूं, तो उस पे मान लो जब मैं इधर से इधर लेके आ रहा हूं तो उस पे मान लो रिपल्सन फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स लग रहा है बच्चों? मान लेते हैं कि रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो जब कभी भी अगर ये आवेश हमारा इधर से इधर आ रहा है और उसमें प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसका मतलब उस पर बल किधर साइड लग रहा है? उधर साइड लग रहा है। तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो आप लोगों को पता है कि अगर फोर्स हमारा इधर लग रहा है, आ व्यक्ति इधर रहा है,
है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, यदि बल बल इधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर साइड हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई, तो हमारे पास जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, अगर रिपल्सन लग रहा है, ये इधर आ रहा है, तो जब ये इधर आ रहा था आवेश, तो इस पर रिपल्सन फोर्स लग रहा था, तो आया इधर साइड लेकिन बल उधर साइड लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्क होगा यहाँ पे वो कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, क्योंकि आने की दिशा और बल लगने की दिशा दोनों अलग अलग है। अब जब वर्क नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि रिपल्सिव फोर्स जब लगता है तो पोटेंशियल यानी विभव कैसा आता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक आता है। इसको समझने के लिए कैसे समझना है कि जब चार्ज इधर आ रहा था तो उस पर जो बल लग रहा था वो उधर साइड लग रहा था, तो जो कार्य होता है, अगर दोनों की दिशा बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है, तो जो वर्क होता है वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। और वर्क अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल की। किसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल में क्या होगा, जब आवेश हमारा इधर साइड आ रहा था कोई चार्ज, तो उस पर अट्रैक्शन का ही फोर्स लग रहा था। कैसा फोर्स लग रहा था, आकर्षण का बल लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। जब वो इधर से इधर आ रहा था उस पर कैसा फोर्स लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। तो अब देखो यहाँ पे क्या सीनरी बन रही है कि बंदे चार्ज इधर आ रहा है और इधर मतलब मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इधर हो रहा है, और उस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी इधर है। दोनों की दिशा जब सेम होगी तो वर्क कैसा आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर वर्क पॉजिटिव आ गया तो पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, फिर उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल क्या होते हैं। याद रखना, पॉजिटिव पोटेंशियल में कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, और नेगेटिव पोटेंशियल में कैसा लगता है, आकर्षित बल लग रहा होता है ना। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी हम बच्चों क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, यानी विद्युत विभव पढ़े थे। अब विद्युत विभवांतर पढ़ेंगे, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं, चलिए फटाक से, इसकी भी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, है ना। तो विद्युत विभव तो हमने पढ़ लिया। विद्युत विभव में क्या हुआ था बताओ, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा था उसे हम बोल रहे थे विद्युत विभव बोल रहे थे। मतलब कि इनफाइनाइट से हम क्या कर रहे थे, किसी पॉइंट पर ला रहे थे। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी बात कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, हमारे पास हम डिफरेंस दो जने के बीच में निकालते हैं, यानी विद्युत विभवांतर जो होता है, विद्युत विभवांतर जो होता है, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी से क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। जो विद्युत विभवांतर होता है वो क्या करते हैं, हम दो बिंदुओं के बीच में निकालते हैं, दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अनंत से किसी बिंदु ए पर ला रहे थे, है ना, अनंत से किसी बिंदु ए पर ला रहे थे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में होता क्या है कि हम किसी एक बिंदु से उठा करके किसी दूसरे बिंदु पर लाते हैं। तो चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो प्लस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, किसी बी बिंदु से ए बिंदु तक ला रहे हैं। और इसके पहले वाले पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि इनफाइनाइट से ला रहे थे, यानी अनंत से ला रहे थे। जब अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले जाते हैं तो उनके बीच में क्या कहलाता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि द अमाउंट हिंदी वाला बताऊंगा अभी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग unit positive charge from one point to another point. The amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point is called electric पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी मत लिखना पेपर में, बोर्ड पेपर में पीडी लिख देना, वो तुम्हें समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
तो क्या बोला हमने कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB बराबर वर्क डन बी से ए पे लाने पे किया गया वर्क डन अपॉन Q0। ठीक है ना, इसको ऐसे अपन को लिखना है। अब इनको समझा देता हूं, देखिए इनको कैसे लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो यहां से चलना चालू किया बंदा और यहां तक पहुंच गया। तो क्या करते हैं हम, जहां पे जब डिफरेंस निकलना होता है, जैसे मान लीजिए आज आपके पास 500 रुपए है, कल आपके पास 1000 रुपए होंगे, तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, 1000 माइनस 50 करोगे, 1000 माइनस 500 करोगे। तो मतलब कि अपन ऐसे याद रखो कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन में से माइनस कर देते हैं इनिशियल पोजीशन। तो VA माइनस VB हो गया। अब वर्क कैसे हो रहा है, B से A तक का, तो यहां पे देखो मैंने लिखा है वर्क B से A तक का, तो ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। विद्युत विभवांतर तो हमने पढ़ लिया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, इनफाइनाइट। ये बी की जगह क्या था, इनफाइनाइट था, बस इतना अंतर था। तो पढ़ा क्या क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, और पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं चलिए कि जो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो बल, इस चैप्टर में जो हमारा पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है या फिर नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो पिछले क्लासों में हम लोग संरक्षित होता है या नहीं नॉन संरक्षित होता है, तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वीय बल होता है, वह कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो इसी प्रकार हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी कैसा होता है बच्चों, कंजर्वेटिव होता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको, कैसा होता है फोर्स, कंजर्वेटिव होता है, यानी संरक्षित बल होता है ना। तो जो अगर आपके पेपर में पूछ लिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, तो क्या बोलोगे, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, तो हमने क्या किया, जब हम बी बिंदु से ए बिंदु तक लाएंगे, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो पहले फोर्स था वो फोर्स बाद में भी क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो मान लीजिए हमने बी बिंदु से ए बिंदु तक लाया, तो क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल क्या आएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू, क्योंकि हमने अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था, तो ऐसे लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बिटवीन B टू A अपॉन क्या जाएगा, हमने Q0 चार्ज को लेकर के आए, यहां से यहां तक लेकर के आए, फिर हम यहां से यहां तक लेकर के चले गए। मान लीजिए पहले यहां से यहां तक लाए, फिर A से यहां तक लेके चले गए, तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास क्या होगा, जब हम यहां से यहां ला रहे थे फाइनल पोजीशन हमारे पास A थी, तो VA माइनस VB। अब जब यहां से यहां तक ले जा रहे हैं तो हमारे पास फाइनल पोजीशन क्या है, VB है, तो VB माइनस VA हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, A से B अपॉन Q0। तो अगर हम बात करें इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो इधर वाली टर्म हमारे पास, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो आप लोगों को पता है कि इन दोनों को जब ऐड होगा तो VB से VB कैंसिल, VA से VA कैंसिल, यानी 0 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, WBA अपॉन Q0 प्लस WAB अपॉन Q0। इसी को हम बोल सकते हैं टोटल वर्क है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा वर्क आ रहा है, वर्क कैसा, टोटल वर्क जो आएगा, यहां से अगर वर्क की वैल्यू निकालोगे, वर्क निकालोगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट हमने देखा, फोर्स जो होता है कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब जब कभी भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो सर्कुलर लूप में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, 0 के बराबर होगा। जैसा कि हमने निकाल के देखा, जब बंदा यहां से यहां आया और यहां से यहां गया और एक सर्कुलर लूप बनाया, तो टोटल जब हम ऐड करें दोनों इक्वेशन को, तो हमें वर्क की वैल्यू कितनी मिली, 0। तो आप बोल सकते हो कि जब सर्कुलर लूप बनता है, सर्कुलर लूप बनता है हमारे पास, तो वर्क कितना होता है, 0 होता है। किसमें, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चीज को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको पहले भी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वह कभी भी गोलाकार नहीं बनाती हैं। तो मैं इस चीज को आपको कवर इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अभी ध्यान आ गया है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकता है। रीजन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्कुलर लूप, ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास विद्युत बल रेखाएं होती हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, वो सर्कुलर लूप क्यों नहीं बनाती हैं।
सर्कुलर लूप इसलिए नहीं बनाती हैं क्योंकि वो कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है? कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वर्क जो होता है वो कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है। वर्क क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इसलिए सर्कुलर लूप नहीं बनाती है। तो पेपर में अगर आपसे अगर पूछ लिया मान लीजिए कि क्यों क्यों सर्कुलर लूप बनाती है कि नहीं बनाती, तो आप क्या बोलोगे? नहीं बनाती हैं। और क्यों नहीं बनाती हैं? इसलिए नहीं बनाती क्योंकि अगर वो बना देंगी तो उनका वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो अर्थ से रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो आपके घर में, हर व्यक्ति के घर में अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि आपको घर में करंट से बचाया जा सके। उसमें होता क्या है? अर्थिंग का कंसेप्ट ये होता है कि जब कभी भी क्या होता है, एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, रिक्वायरमेंट करंट से ज्यादा करंट आ जाता है, तो एक्स्ट्रा करंट जो होता है वो ग्राउंड में फ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा करंट ग्राउंड में फ्लो हो जाता है ताकि आपको शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होते हैं। तो हर व्यक्ति के घर में अर्थिंग की जाती है ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो सके, शॉर्ट सर्किट वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। होता क्या है कि कुछ कभी कभी हम प्रेस कर रहे होते हैं तो प्रेस में भी एक अर्थिंग वायर लगी रहती है। हम प्रेस कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए रिक्वायर्ड मतलब जितना हमें करंट की आवश्यकता थी उससे ज्यादा अगर करंट आ जाता है तो हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। फिर वो तो क्या होता है कि जब जितने करंट की आवश्यकता होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट जिसका हम यूज कर रहे हैं उतना करंट उस तक जाता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो अर्थिंग के माध्यम से ग्राउंड पे चला जाता है। तो आप ये चीज याद रखेंगे, व्हाई वी डू अर्थिंग, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके रीजन वाले क्वेश्चन में, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वी डू अर्थिंग, है ना। व्हाई वी डू अर्थिंग एट आवर, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि हम अपने घर में अर्थिंग क्यों करवाते हैं? तो अर्थिंग इसलिए करवाते हैं बच्चों कि क्योंकि अच्छा इस बात को समझिए कि जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है। आपको पता है पृथ्वी बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, वो बहुत बड़ा चालक है ना, एक वेरी बिग कंडक्टर है, बहुत बड़ा चालक है वो। तो पृथ्वी अगर बहुत बड़ा चालक है तो अगर मान लो कि कुछ आप पता है करंट क्यों फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन अगर पृथ्वी के अंदर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स अगर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो पृथ्वी के अंदर चले भी गए तो क्या पृथ्वी के पोटेंशियल में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। सुनिए कैसे होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमने कई बार आपको एग्जांपल्स भी समझा है। अगर मुकेश अंबानी के अकाउंट में 1 रुपया आ भी जाएगा तो उसके अकाउंट जैसे 1 रुपया अगर आ भी जाएगा तो उसे कोई प्रभाव पड़ेगा, या फिर 1 रुपया कट भी जाएगा तो उसे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसी हिसाब से पृथ्वी जो होती है हमारे पास, जो अर्थ होती है हमारे पास, वो बहुत बड़ा कंडक्टर होता है। क्या होता है? वेरी बिग कंडक्टर होता है, यानी बहुत बड़ा चालक होता है। तो आप बोल सकते हो कि अर्थ इज अ वेरी बिग कंडक्टर, पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी चालक है। अब पृथ्वी बहुत बड़ी चालक है तो क्या होगा? इफ द पोटेंशियल ऐसे लिखोगे आप, अर्थ इज आ, ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? इसको बकायदे लिखना कि अर्थ जो होती है इसे अर्थ बोलते हैं बच्चों। तो अर्थ इज आ वेरी बिग कंडक्टर इफ द पोटेंशियल इज इम्पार्टेड इनटू द अर्थ। हम इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात करने की जगह पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इफ द पोटेंशियल इज इम्पार्टेड इनटू द अर्थ एंड, और बोल दो, और रिमूव्ड फ्रॉम, और टेकन बोल दो, और टेकन फ्रॉम अर्थ, देयर विल नो चेंज। इफ द पोटेंशियल की जगह आप चाहे तो लिख दीजिए इफ द इलेक्ट्रॉन इज इम्पार्टेड इनटू द अर्थ एंड टेकन फ्रॉम अर्थ। इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। फिर वहां पे पोटेंशियल में लिख दीजिएगा, है ना। So if the electron is imparted into the earth or taken from the earth, there will no change in potential. There will no change in potential of earth, है ना। तो क्या बोला मैंने कि यदि इलेक्ट्रॉन को पृथ्वी में डालते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब होता डालना है। यदि हम पृथ्वी जो होती है, एक हिंदी वाले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्यों अर्थिंग की जाती है?
करंट से बचने के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा टाइप का आ गया कि भैया पृथ्वी, ऐसा भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का पोटेंशियल जो विभव होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, किसी एग्जांपल के द्वारा समझाइए, तो आपको कुछ पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। हालांकि आज तक कभी बोर्ड पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्या पता इस साल पूछ ले, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पृथ्वी जो होती है हमारे पास एक बहुत बड़ी चालक होती है, बहुत बड़ी चालक होती है। यदि उसमें हम इलेक्ट्रॉन को इंपार्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन उससे निकालते लेते हैं, तो भी उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल। समझ गए बात को? जैसे मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, इसमें पूरे जगह नेगेटिव 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 है। जब इसे हम अर्थिंग करते हैं, तो जब इस अर्थिंग करेंगे, अगर मान लो कुछ इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे पास, अर्थिंग करने के बाद जैसे ही अर्थिंग करेंगे, अगर यह हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, जब हम अर्थिंग करेंगे तो जो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वो जमीन के अंदर चले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम न्यूट्रल, इट विल बिकम न्यूट्रल। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और सेम अगर दूसरा चित्र अगर हम बनाएं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला बनाएं, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला है और इसे हम अर्थिंग कर देते हैं, तो अब क्या होगा बताओ, इसे न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे पृथ्वी से टेकन यानी लिए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रॉन हम अर्थिंग से ले लेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, इट विल बिकम न्यूट्रल। तो कुछ नहीं याद रखना है, इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो पृथ्वी होती है बहुत बड़ा चालक होता है, उसमें पोटेंशियल, उसमें इलेक्ट्रॉन को देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन उससे लेते हैं तो भी विभव में परिवर्तन उसके नहीं होता है। अगर हमें इंडिविजुअल कंडक्टर्स दिए हुए हैं तो उनको न्यूट्रल करने का तरीका यही है, अगर नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव सारे नेगेटिव्स को नीचे भेज दीजिए पृथ्वी के अंदर अर्थिंग करने पर, तो न्यूट्रल बन जाएगा। और अगर पॉजिटिव दिया हुआ तो इलेक्ट्रॉनों को टेक कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल बन जाएगा। आई होप आपको यहां तक का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया चीज डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए ये लेक्चर आई थिंक आप पढ़े होंगे, इसको बाकायदे से पूरा नोट्स में मेंटेन कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर करने से पहले इसे रिवाइज करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी।